कार्य को करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कौन है आपके लिए वो इंस्पिरेशन जिससे प्रभावित होकर आपने इस करियर को चुना? कब आप और बच्चियों के लिए, ताकि वो समय रहते अपना इंटरेस्ट पहचान कर अपने लिए एक सही करियर का चुनाव कर सके। इस प्रोफेशन में आने के लिए कौन सा ऐसा अध्ययन या स्टडी, ऐसा प्रोग्राम जरूरी है ताकि कुछ महिलाएं और बच्चियां जो वाकई उनका ये इंटरेस्ट हो इसमें, वो भी उस प्रोग्राम को फॉलो कर इस प्रोफेशन में आ सके। नमस्कार, भारत की बेटी के एक और एपिसोड में एक और महिला शख्सियत के साथ मैं दीपशिखा आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर तनुजा मोनिश प्रेम जी। जी हाँ जी, ये एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, ये एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, लाइफ ट्रेनर भी हैं। तो आइए हम मिलते हैं अपनी आज की महिला मेहमान से और जानते हैं उनसे ही उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी जो मोटिवेशनल जो जर्नी रही है उसके बारे में जानते हैं और उम्मीद करते हैं आप भी उससे प्रेरणा जरूर लेंगे। मैम, वी वेलकम यू ऑन द शो। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद जो आपने मुझे इनवाइट किया इस शो के लिए। हाँ जी, शूट कीजिए। जी मैम, सबसे पहले मैम मैं चाहूंगी कि आप खुद ही हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, क्योंकि शायद मैं बताऊंगी तो कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रह जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं अपने बारे में। मेरे बारे में एक ही चीज है जो मैं बताना चाहूंगी, ये कि मैं एक क्रेजी वुमन हूँ। क्रेजी को हिंदी में क्या कहते हैं आई डोंट नो, ओके। लेकिन मैं एक ऐसा विचार रखती हूँ जिंदगी में कि जो भी मुश्किल आएगा, ओके, उसका हल भी आएगा ही आएगा। तो स्ट्रेस लेके उदास होकर कोई फायदा नहीं है। ओके, अभी आप मेरा हेयर स्टाइल देख रही हो, लोगों को लगता है मैं शायद गंजी हो रही हूँ, शायद मेरे बाल गिर रहे हैं, लेकिन 4 महीने पहले मेरी ब्रेन सर्जरी हुई थी। ओके, और जिस टेक्नीशियन ने MRI किया वो टेंशन में था, लेकिन मैं टेंशन में नहीं थी। ओके, मैंने कहा ठीक है, कुछ है तो उसको निकाल देंगे। मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, थिंग्स विल वर्क आउट। ओके, सो दिस इज बेसिकली द एटीट्यूड टू हैव के मुश्किलें आएंगी ही आएंगी, लेकिन जिंदगी का नाम है कि हम सीखते जाएं और हम हल निकालते जाएं। जी बिल्कुल, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच और सकारात्मकता के साथ आई एम श्योर हम इस इंटरव्यू की शुरुआत कर रहे हैं, और यही पॉजिटिविटी मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों में और हम में भी जरूर आए आपसे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी मैम, जैसे कि मैंने आपके बारे में पढ़ा, आप एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, एक लाइफ ट्रेनर जो है, लीडरशिप का जो है वो आप हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और साथ ही आप जो स्पेशल एजुकेटर हैं वो भी हैं। तो थोड़ा सा हमें जरूर इनके बारे में भी बताएं। तो जैसे अभी मुझे हमेशा से मस्ती करने की आदत ज्यादा है, पढ़ाई करने की आदत कम। ओके, लेकिन आज तक मैं पढ़ ही रही हूँ, और मैंने एसेंशियली लाइफ में बहुत कुछ चाहा कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं ऐसे भी करूं, मैं वैसे भी करूं। तो मुझे बचपन से था कि मैं टीचर बनूंगी। ओके, मुझे बड़ा शौक था टीचर बनने का, लेकिन जब स्कूल गई और मैंने देखा कि टीचर तो इतना डांटती है और कुछ टीचर्स हैं जो बहुत मोटिवेट भी करती हैं, तो मेरा मन टिंग 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 होने लगा। ओके, फिर मैंने मेरा पहला डिग्री लिया साइकोलॉजी में, फिर सेकंड डिग्री लिया मैंने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ। और एक बड़ी बात मैं बताऊं कि मैंने 20 साल की उम्र में शादी कर ली। ओके, सो जब मैंने 20 साल की उम्र में शादी कर ली, अभी बम्बई में ऐसा होता नहीं है कि इतनी जल्दी कोई शादी करता है। तो जब मैंने 20 साल की उम्र में शादी कर ली तो मेरे पेरेंट्स जो बहुत ही शॉक हो गए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स शॉक हो गए। उन्होंने एक मुझसे कमिटमेंट लिया कि तुम शादी कर रही हो, एंड लव मैरिज नहीं था, अरेंज मैरिज था। तो उन्होंने कहा कि तुम शादी कर रही हो तो ऐसा नहीं हो कि तुम पढ़ाई छोड़ दोगी। मैंने कहा मैं जिंदा इसलिए हूँ कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो शादी बिल्कुल बाधा नहीं आएगी। और मेरी मदर इन लॉ जो थी वो भी एक बहुत ही वंडरफुल इंसान थी, जो बहुत मोटिवेट करती थी कि चलो गो अहेड, डू दिस डू दिस। तो हर जगह से कहीं पर भी डिफिकल्टीज आई तो वो हमेशा सपोर्ट करते थे, whether it was my husband, my mother-in-law, my brother-in-law, my sister-in-law, all of them, you know, कि आप करो, आगे बढ़ते जाएं। तो साइकोथेरेपी के लिए एसेंशियली आपको BA इन साइकोलॉजी चाहिए, फिर MA इन साइकोलॉजी चाहिए,
अगर आपको एमए के बाद आगे पढ़ना है तो आप आगे पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कोई स्पेशली एक स्पेशल थेरेपी में आपको ट्रेन करना है तो फिर उस हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे मैंने RECBT में किया है, बहुत ही बड़ा माउथफुल है, रैशनल इमोटिव कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ओके, सो मैं वो थेरेपी प्रैक्टिस करती हूँ। और जैसे आपने कहा कि स्पेशल एजुकेशन, तो स्पेशल एजुकेशन में भी मैं स्वमग्न बच्चों के साथ काम करती हूँ ज्यादा। ओके, बाकी तो बाकी सारे जो न्यूरोडाइवर्सिटीज या डिसेबिलिटी जिसको कहते हैं, दिव्यांग बच्चे जो हैं उनके साथ भी करती हूँ, लेकिन मेरा स्पेशलिटी है स्वमग्न बच्चे, जिनको ऑटिज्म कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, उन बच्चों के साथ भी मोसो मेरा काम रहता है। एजुकेशन इज पार्ट ऑफ लाइफ, एंड हम जब तक सीखते रहेंगे, ओके, इट्स नॉट अबाउट अकेडमिक्स। अकेडमिक्स वो होता है जो हम पेपर पेंसिल और परीक्षा दे के पास होते हैं, लेकिन एजुकेशन इज लाइफ लर्निंग। एग्जैक्टली। ओके, सो अगर कोई आपकी गलती निकालता है या कोई कहता है कि ये सही नहीं है, वैसा करना चाहिए, तो उसमें हम अपसेट हो जाते हैं जनरली कि क्या समझते हो, आपको सब आता है, हमको कुछ नहीं आता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो एक उस जगह से आ रहे हैं जहां उनको ज्यादा पता है हमसे, या वो सिस्टम जो फॉलो करना चाहिए वो अलग है। तो इसलिए हमने भी थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके रियलिस्टिकली सोचना चाहिए वो मुझे क्यों कह रहे हैं, क्या उनकी आदत है या और कुछ है। ओके, सो वो लेके वी थिंक अबाउट इट एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। एंड लीडरशिप का ट्रेनिंग भी मैंने बहुत साल पहले लिया, और जब मैंने बहुत साल पहले लीडरशिप फैसिलिटेशन, प्रोडक्टिविटी फैसिलिटेशन किया, तो मुझे हमेशा डायरेक्टर्स, VPs, प्रेसिडेंट्स ऑफ कंपनीज के साथ इंटरेक्ट करने का चांस मिला। तो वो जो एक डर, इनहिबिशन होता है कि मैंने गलती की तो क्या होगा, वो कभी आया ही नहीं मन में, क्योंकि मेरा माइंडसेट जो है वो रियलिस्टिक है, पॉजिटिव नहीं है, रियलिस्टिक है। ओके, सो रियलिस्टिक है कि मैं गलती करूंगी क्योंकि मैं इंसान हूँ, और अगर मैं गलती करूंगी तो कोई ना कोई मुझे करेक्ट करेगा, डेफिनेटली, क्यों नहीं करेगा। तो वो जब आप ओपन माइंड के साथ जाते हो तो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जब मैंने शादी के लिए हाँ की थी, तब मैं मेरा सेकेंड ईयर BSc का एग्जाम दे रही थी, एंड आई वाज लाइक माय गॉड व्हाट्स गोना हैपन नाउ। एंड उसके बाद मुझे टॉक्सोप्लाज्मोसिस का डायग्नोसिस मिला, एंड आई वाज सिक फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। सो देन गोइंग बैक टू कॉलेज, रीविजिटिंग द होल थिंग, लर्निंग अगेन, एक प्रोसेस था। ओके, एंड फिर भी मैंने वो किया। एंड सब लोग घर पे हमेशा ये बोलते थे, तू बीमार है, तू मत कर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, हो जाएगा, लेकिन ये भी हो जाए। जब मैं स्पेशल एजुकेशन कर रही थी 2015 2016 में, तो मुझे डायग्नोसिस आया कि मेरा थायराइड ग्लैंड जो है, देखते हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत नेकलेस है मेरा, तो वो राइटिंग पे चला गया है। तो ऑपरेशन के बाद पता चला कि मुझे थायराइड कैंसर था। तो फिर वहां पर भी सबने कहा अरे छोड़ दो, अभी छोड़ दो, क्या इसके साथ आप कर रही हो, इतनी सारी डायग्नोसिस है, ये वो। एंड 2016 में आई हैड टू अंडरगो मल्टीपल सर्जरीज in different parts of my body. Okay, and I still survived it, finished my B.Ed in special education with ASD, with autism, and move forward. So every day is a piece जहां हमको ऐसे निराश होने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन चांस वो चॉइस हमारा है कि हम उस निराशा को पकड़ के बैठेंगे कि आशा को हम आगे बढ़ाएंगे। जी, वी हैव टू मेक दैट चॉइस। जी, जी, बिल्कुल। तो मैम, मैं जानना जरूर चाहूंगी कि आप जो इस फील्ड में आई, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, कैसे आपको लगा कि आपको इस क्षेत्र में ही आना है, आप इसी करियर को आपने चुना? मेरी दादी माँ सोशल वर्कर थी। ओके, तो बचपन से मैंने उनको देखा है कि कैसे लोग हमारे घर आते थे और काउंसलिंग के लिए मेरी दादी माँ बैठती थी, उनको प्रोत्साहित करती थी कि आप ये भी कर सकती हो, आप ऐसे भी कर सकती हो, आप टिफिन सर्विस कर सकती हो। कोई रोया अपने हस्बैंड के बारे में, या पीटना कुछ हो गया, तो इंस्टेड ऑफ सजेस्टिंग कि आप घर छोड़ के चले जाओ, मेरी दादी माँ हमेशा सोल्यूशंस ढूंढती थी कि हाउ टू कीप देम टुगेदर। उनके बाद मैंने मेरी माँ को भी देखा है कि कैसे विद अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज
उन्होंने हमेशा एक स्माइलिंग फेस रखा है। मेरी सासू माँ को देखा है जिन्होंने पूरे फैमिलीज को जोड़ के रखा है, यू नो, सब लोगों को, वेदर फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, एवरीवेयर आई सॉ दैट सेंस ऑफ वर्किंग ऑन हाउ टू बिल्ड, कि हम साथ साथ कैसे चल सकते हैं। तोड़ना 1 मिनट का काम होता है, लेकिन साथ चलना ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो चीज जो है वो मैंने इन 3 लेडीज से सीखा है जो मेरी मोटिवेटर्स रही हैं। एंड दैट्स व्हाई आई थॉट काउंसलिंग वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे टू लिव लाइफ। जी बिल्कुल। तो मैम मैं जरूर चाहूंगी कि आप कुछ ऐसी बच्चियां या महिलाएं भी जो हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहें या बच्चियां जो इस करियर को चूज करना चाहें, उनके लिए अगर आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कर सकें कि किस तरह से वो इस करियर को चुन सकती हैं, क्या क्या उसके लिए जरूरी है और कौन सी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जो उनको चूज करके आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे अगर उनको साइकोलॉजिस्ट बनना है तो उनको बीए इन साइकोलॉजी करनी है, फिर एमए में आपको क्लिनिकल, ऑर्गेनाइजेशनल या फिर काउंसलिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल एसेंशियली एचआर के लिए होगा। काउंसलिंग एंड क्लिनिकल में आपको, काउंसलिंग में आप सिर्फ काउंसलिंग कर सकते हो, असेसमेंट नहीं कर सकते हो। असेसमेंट मतलब जो हम आईक्यू टेस्टिंग करते हैं वो सब। ओके, तो आईक्यू टेस्टिंग के लिए आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है जहां आप जाकर ये मेन स्ट्रीम कॉलेज में पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। जी, एंड तो क्या अभी तो इसके लिए बहुत ओपन हो गई हैं। जी, तो क्या इसके लिए जरूरी है कि अपने +1 +2 लेवल पर या 10वीं के बाद जो है उनको किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम जैसे साइंस, मेडिकल या नॉन मेडिकल कुछ ऐसा चूज करने की जरूरत है? नथिंग एज सच, लेकिन अगर वो बीए ले, अगर बीए के लिए वो 11th एंड 12th में साइकोलॉजी करते हैं तो इट बिकम्स इजियर। ओके, जी जी। तो मैम मैं जरूर जानना चाहूंगी, जैसे आप इतना कुछ कर रही हैं, इतने इतने आप बहुत सारी चीजों से आप जुड़ी हुई हैं, तो क्या रहता है आपका डेली रूटीन और कैसे करती हैं आप अपने दिन की शुरुआत? मेरे दिन की शुरुआत मैं करती हूँ सुबह उठकर। पहले पहले तो आई लव डूइंग क्रोशे। ओके, जो क्रोशिया भी कहते हैं, तो मैं क्रोशे बहुत करती हूँ। तो पहले पहले उठ के मैं क्रोशे करती हूँ। ओके, फिर मैं कॉफी पीती हूँ। एंड देन मैं, मेरा एक टू डू लिस्ट होता है जिसको मैं रिव्यू करती हूँ कि कल मैंने इतना काम किया, आज उसमें से क्या काम नहीं, जो कल नहीं हुआ जो आज करना है। वो पानी भर, बॉटल में पानी भरने वाला काम भी हो सकता है। ओके, छोटी छोटी जो चीजें हैं जो करनी होती है एवरीडे, वो लिस्ट चेक करती हूँ। तो वहां से फिर मेरा दिन शुरू होता है। लकीली मेरे जो 2 बच्चे हैं उनको बहुत ही बचपन से मैंने अपने पास रखा, ताकि उन्होंने देखा कि मम्मा क्या क्या करती रहती है। और जब उन्होंने वो देखा तो वो भी काफी सेल्फ सफिशिएंट हो गए, वो मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है। अब अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो एक चावल बना लेगा, एक कुछ और कर लेगी, तो दे विल मैनेज, तो सबको डर लगा रहता था कि कैंची नहीं देते, छुरी नहीं देते हैं बच्चों को, हाथ कट जाएगा तो, गिर जाएंगे तो। ओके, लेकिन अगर वो बचपन में नहीं सीखेंगे तो वो जो एक लगाव और चाव होती है सीखने की, वो कब जागरूक करेंगे। एंड फिर हमेशा ऐसा लगा रहता है कि वो पहले सीख लिया होता तो, राइट। सो टू अवॉइड दैट, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, सबने मुझे सपोर्ट किया इसमें। जी। तो मैम जैसे अब मैं बात करूं आपका, ये अब जैसे ये कोविड का जो समय गुजरा है, तो इसमें बहुत ही कुछ हमने सीखा है, बहुत ही एक्सपीरियंसेस। आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू। कोविड का जो समय निकला है, ये समय आपने कैसे निकाला? कैसे आपने इस समय में आप घर से काम करती रही, किस तरीके से, हम जरूर जानना चाहेंगे। सो ऑनलाइन मोड पे हमने काम किया, बहुत सारे वेबिनार्स किए, बहुत सारे लेक्चर्स लिए फॉर SY TY BEd स्टूडेंट्स। फिर CRE प्रोग्राम करके होता है फॉर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वो भी मैंने काफी सारी किए, वेर आई वॉज द रिसोर्स पर्सन ऑनलाइन। फिर ऐसा लगा कि मैं सिर्फ टीचर टीचर खेल रही हूँ, तो मैं स्टूडेंट कब बनूंगी। तो उसमें फिर मैंने
टीच इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, ये कोर्स किया। ओके, सो वो भी मैंने कंप्लीट किया अच्छे से, वट एवर, होप थैंक गॉड इट वाज डन एंड ओवर विद। एंड फिर एक धारावी मैटर्स करके हमको किसी ने अप्रोच किया कि धारावी में काफी सारे बच्चे हैं जिनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि सब लोग एक छोटे से जगह में रह रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत है, झगड़े बहुत हो रहे हैं। तो फिर हमारी जो टीम है उन्होंने प्रोजेक्ट के साथ धारावी मैटर्स नाम दिया हमने प्रोजेक्ट को, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम एजुकेशन मैटर्स है। Okay, so उसको we always have anything that matters. So Dharavi is also a very important part of Mumbai. तो धारावी मैटर्स ये नाम देके हमने उनको सिखाया कि अभी टीनेजर्स, छोटे बच्चों के लिए कैसे सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। तो ऐसे करके हमने साइको एजुकेशन का प्रोग्राम क्रिएट करके वंस और ट्वाइस अ वीक ऑनलाइन मिलकर, वहां पर एक फोन में 3-3 बच्चे बैठे रहते थे सीखने के लिए, एंड फिर ऐसे करके हमने ये पूरा लॉकडाउन स्पेंड किया। जी मैम, जैसे कोविड की ही हम बात कर रहे हैं, तो मैं कोविड एक ऐसा समय था जब बहुत से लोग बहुत सी परिस्थितियों से गुजरे हैं, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा सफर किया है कहीं ना कहीं हम सब ने। सो इस समय में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या आपको क्या लगता है इस बारे में, जो भी ये समय निकला है, क्या किस तरीके से इसको डील किया जाए? ये जो समय था ना, ये आई थिंक हमारी लाइफ टाइम में तो पहली बार आया। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोगों की लाइफ टाइम, जो अभी 90+ हैं, उनके भी लाइफ टाइम में पहली बार आया। तो जो एक्सपीरियंसेस लोगों के थे, उनके माइंडसेट के हिसाब से, उनके एटीट्यूड के हिसाब से उन्होंने वो डील किया। अभी हमने ये सोचना है कि कोविड इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ। ये आया है तो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। तो सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन हाई हाई करना। ओके, ओ माय गॉड क्या होने वाला है, ये विचार करने से ज्यादा ये सोचना कि ओके अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसका हल क्या है। एंड जो माइंडसेट है वो प्रिपेयर्ड रखो। आजकल कहते हैं मास्क की जरूरत नहीं है, सैनिटाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मास्क आपको पोल्यूशन से तो प्रोटेक्ट करेगा। जी बिल्कुल। खांसी सर्दी नहीं होगी, आपके लंग्स वीक नहीं होंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्पैक्ट नहीं होगा, तो आपको कोविड होने का डर कम है, कम हो जाए। जी बिल्कुल। ओके, सो बेटर इज टू स्टे प्रिपेयर्ड देन बी इन डिस्पेयर। ओके जी। सो मैम, जैसे जब आप इस पेशे में आई, ये साइको जो थेरेपिस्ट वाला आपका पेशा है, इस करियर में आप आई हैं, तो एक महिला होते हुए क्या तब भी आपने कुछ चैलेंजेस या कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना किया जहां पर आपको लगे कि एक मतलब बहुत सरवाइव करना कहीं मुश्किल है, या कैसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे? जो यंग गर्ल्स होती हैं जो साइकोथेरेपिस्ट बनती हैं, ओके, उनको जो जिस नजरिए से देखा जाता है कि ये तो छोटी है, इसको क्या मालूम जिंदगी के बारे में। जी बिल्कुल। ओके, अभी मैं हैप्पीली मैरिड हूँ, लेकिन बाय चांस अगर मैं डिवोर्स होती या तो वो सब क्वेश्चंस ये होते कि इनको शादी के बारे में क्या मालूम, खुद तो डिवोर्स करके बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बच्चे नहीं होते, ओके, तो बच्चों के साथ काम करने के बारे में इनको क्या मालूम है। ये जो माइंडसेट है, ओके, वो माइंडसेट तोड़कर बाहर निकलना जरूरी है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ओके, उस डॉक्टर को अगर डायबिटीज खुद है तो हम ये नहीं बोलते आपको डायबिटीज है, आपको डायबिटीज के बारे में क्या मालूम। हम ऐसा नहीं कभी ये क्वेश्चन कभी नहीं फेस करते हैं। तो ये चीज हमने ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमारे सामने बैठा है कुर्सी पे, उसने थोड़ी तो कुछ एफर्ट ली है पढ़ने के लिए, तो वो जानकार इंसान है, तो उस रिस्पेक्ट से हम बात करेंगे। ओके, तो यंग गर्ल्स के लिए वो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। एंड जो मेन है वो समझते हैं कि हमने बात की है तो हमारी बात सही है। ओके, और साइकोथेरेपी के और काउंसलिंग के बारे में स्टिग्मा बहुत है कि अगर मैं जा रहा हूँ साइकोथेरेपिस्ट के पास तो मतलब लोग मुझे पागल समझेंगे, वो समझेंगे कि मैं अपने आप के साथ डील नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, मैं हार मानकर ये कर रही हूँ या हार मानकर मैं किसी की मदद मांग रही हूँ। आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप इसलिए थेरेपी के लिए जा रहे हो ताकि आप अपना जो मनोबल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ सकते हैं।
आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसके आगे मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ। जो भी दिख रहा है अकेले में वो सब विनाशकारी, इज दैट द राइट वर्ड, या Yes. नेगेटिव, बहुत ही मतलब उदास करने वाला ऐसा दिख रहा है। तो जब हम एक तो मैं दोस्त या सहेली के साथ बात कर सकती हूँ, लेकिन उसके पास जो है वो उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, थियोरीज और लर्निंग स्ट्रैटेजीज तो मैनेज नहीं होंगी। जी उसके पास जो होगा वो इतना इंफॉर्मेशन होगा कि जो उसने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, देखा है, लोगों से बात किया है। ओके, तो वो आपके साथ एक थेरेप्यूटिक अलायंस या एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं कर पा रही हैं। वो सिर्फ अपना जो इतना नजरिया है उतना शेयर करेंगी। लेकिन जब आप थेरेपी के लिए जाते हैं तो जो थेरेपिस्ट है वो आपकी फैमिली को नहीं जानते, जी वो आपके फ्रेंड्स को नहीं जानते, वो सिर्फ आपकी जो चैलेंज है, जो इशू है, जी उसको लेके उसका वो हल नहीं देंगे आपको, जी बट क्या कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको एट ईज होने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये सजेस्ट जी करेंगे। जी सो दैट बिल्कुल। इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल मैम, जैसे आज के ही समय की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो हाउसवाइफ्स हों, हर तरह का जो इंसान है वो आज किसी ना किसी तरह के स्ट्रेस से जो है वो गुजर रहा है। तो ऐसे ही चाहे वो स्टूडेंट्स हों जो कि एक बहुत ही क्रूशियल अपनी एज में हैं और जिन समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, कहीं ना कहीं माता पिता का प्रेशर भी है, करियर की मुश्किलें भी हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी, वो किस तरह से डील करें इन सब स्ट्रेस को? स्ट्रेस इज इक्वल टू मेस। ओके, ये चीज याद रखो। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो हमेशा जो भी आपके पास उपाय आएंगे वो मेसी हो जाते हैं, क्योंकि हम फिक्र में इतने रहते हैं कि हमको ये नहीं दिखता कि जो मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ वो गलत है। जी ओके, तो अगर पेरेंटल प्रेशर है तो पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करना बहुत जरूरी है। एंड पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि कितना परसेंट मिलेगा कितना नहीं, सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है जब तक आप कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो। जी आपको कभी किसी ने पूछा आपको कितना मिला है? मुझे इतने सालों में किसी ने नहीं पूछा। ओके, 10th में जी कितना बिल्कुल। मिला, 12th में कितना मिला। हम्म, ये चीज हमने ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए बेस्ट चीज हो। ओके, तो वो बेस्ट के लिए हम हमारे बच्चों को होलिस्टिकली डेवलप कर सकते हैं, ना कि एक एग्जाम के लिए पुश करें। जी उनको पहले से अगर हम तैयार करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब हम उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं तो वो मोटिवेशन उनका अलग होता है। लेकिन अभी 9th एंड 10th में आके आप उनको प्रेशर डालोगे तो वो वर्क नहीं होने वाला है। जी ओके, सो उसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपने बच्चों के साथ क्या रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। और एक बात ध्यान में रखने की है कि अगर करियर का कंफ्यूजन है तो करियर काउंसलिंग सेंटर्स है, करियर काउंसलिंग सेंटर्स है जहां आप जाकर बहुत ही अच्छी तरह से अपनी असेसमेंट करवा सकते हो। एंड आपको जो रिपोर्ट और गाइडेंस मिलेगी वो बहुत एक्यूरेट होती है। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन वर्क विद इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रेस। जी बिल्कुल। वही जैसे आज हम किसी की भी बात करते हैं कि कोई भी इंसान, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक डिप्रेशन या जिसको हम अवसाद भी कहते हैं उससे गुजर रहे हैं। तो जनरली अगर वो एक कहीं ना कहीं वो एक थेरेपिस्ट से मिलते हुए यही सोचते हैं कि शायद हमें पागल करार दे दिया जाएगा या हमें बात करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए? डिप्रेशन ये जो है ना, ये एक्चुअली एक मेडिकल इलनेस है। बहुत सारे लोगों को ये टर्म यूज करते सुना है, मैं डिप्रेस्ड हूँ। लेकिन आप सच में डिप्रेस्ड हो या आप इंटेंसली सैड हो? ओके, आप अपनी जिंदगी के साथ थक हार गए हो या आप एक्चुअली अपनी यू आर एक्सपीरियंसिंग अ मेडिकल मेंटल इलनेस। वो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए पहले तो हमने थेरेपी लेना शुरू करना चाहिए।
2-3 सेशन में थेरेपिस्ट को मालूम पड़ जाता है ये एक्चुअल डिप्रेशन है या नहीं। अगर एक्चुअल डिप्रेशन है तो फिर साइकियाट्रिक इंटरवेंशन इज अ मस्ट, क्योंकि उससे जो साइकियाट्रिस्ट मेडिकेशन देते हैं या प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उससे कामिंग डाउन होता है, एंजाइटी कम हो जाती है, ओके, एंड थोड़े दिनों बाद थेरेपी भी काम करने लगती है। नहीं तो जब एक्चुअल डिप्रेशन होता है तो थेरेपी कितने भी आप सेशंस करो, वो थेरेपी काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगी। सो मेडिकल, अभी जैसे आपको हेडेक है तो आप दवाई ले लोगे, लेकिन साइकियाट्रिक मेडिकेशन के लिए हो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ओके, वो भी दवाई है। जैसे आप हेडेक, स्टमक एक, अगर लूज मोशन है तो आप दवाई खा के ठीक हो जाओगे ना, 10 दिन तक लूज मोशन के लिए नहीं आप बैठोगे, करेक्ट? बिल्कुल। क्यों नहीं आप बैठोगे ऐसे? क्योंकि आपको वो लेथार्जी फील होता है। तो जब एक्चुअल डिप्रेशन है तो भी वही, इट्स अ सिमिलर थिंग, नो, इट्स एन इलनेस, सो इट नीड्स टू बी वर्कड एंड ट्रीटेड लाइक दैट। जी तो बिल्कुल। पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको डीप सैडनेस है, इंटेंस सैडनेस है कि डिप्रेशन है। जी हाँ, बिल्कुल। ये आपको अपने बारे में हर एक इंसान को जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से पहचान कर पाएंगे कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आप बेहतर उसके लिए सोल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे और बेहतर इलाज भी आपको मिल सकेगा। मैम, 1 मिनट, प्रॉब्लम नहीं है, इशू। इशू, आई एम सो सॉरी, इशू। जब भी आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपको उसके लिए एक सही रास्ता जो है वो भी दिखा दिया जाएगा। तो मैम, जैसे मैं बात करते हैं, अगर हम इसको, जो बच्चे इसको प्रोफेशनली इस करियर को चूज करना चाहते हैं, कई बार हम देखते हैं कि पेरेंटल प्रेशर इतना होता है कि बच्चे कोई फील्ड चूज करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंटल प्रेशर की वजह से, या जो चली आ रही है फैमिली में एक कस्टम्ड कि आपने इस करियर को चूज करना है, वही चूज करने के लिए बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है, और बच्चे कहीं ना कहीं, ज्यादातर बच्चियां जो हैं वो बोल नहीं पाती। तो ऐसी बच्चियों के लिए और ऐसे पेरेंट्स के लिए भी आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? टेक्निकली किसी को भी कोई चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, ओके, लेकिन हम सबको करेक्ट नहीं कर सकते, ऑलराइट। तो अगर आपके यहाँ फैमिली प्रेशर है कि ये करना ही है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो करो, कुछ तो सीख ही रहे हो ना, कुछ लॉस नहीं है उसमें। आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ सीखने में, कोई स्किल सेट आपकी तैयार हो रही है, वो सीखो। आप जब इंडिपेंडेंट हो जाओगे, थोड़े साल काम कर लोगे, उसके बाद जो आपको करना है वो करो। नथिंग इज अ लॉस इन लाइफ, ओके। और झगड़ने से और बैर रखने से कोई फायदा नहीं है। एजुकेशन इज समथिंग दैट विल ऑलवेज हेल्प यू ग्रो। कर लो। बहुत ही आसान शब्दों में आपने बहुत ही जो कठिन समस्या थी उसका हल भी निकाल दिया। इसके साथ ही मैम, मैं जानना चाहूंगी, प्रोफेशनली आप इतना बिजी रहती हैं, पर्सनल लाइफ भी आपकी है, तो इन दोनों चीजों में आप बैलेंस कैसे बिठा पाती हैं? बैलेंस इज इक्वल टू इम्बैलेंस, ओके। अगर परफेक्ट बैलेंस ढूंढने जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि हो ही नहीं पाएगा कभी जिंदगी में, ओके। तो क्वांटिटी के बदले में क्वालिटी, जो हम टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, वो हम कैसे स्पेंड करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर पूरा टाइम मैं आपके साथ बात करते करते टिंग 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 कर रही हूँ तो इट्स नॉट वर्थ इट, ओके। लेकिन जब मैं अगर आधा घंटा भी अपने बच्चों के साथ बैठूं या हस्बैंड के साथ बैठूं या फैमिली के साथ बैठूं, तो एक दूसरे की आंखों में आंख डाल के बात करें, इम्पोर्टेंट जो हमारी दिल की बातें हैं वो एक्सचेंज करें, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम बैलेंस देखने जाएंगे तो इट इज रियली डिफिकल्ट टू मेंटेन अ बैलेंस, ओके। सो उसमें हमने ये देखना है कि हम मैक्सिमम क्या निकाल सकते हैं। जैसे हम नींबू निचोड़ते हैं ना, ओके, तो मैक्सिमम कितना रस निकल सकता है उस एक नींबू में से, वैसे हमने अपनी लाइफ में क्या मैक्सिमम कर सकते हैं। और मैं दूसरे को खुश करने जाऊं या अपने आप को खुश करने जाऊं, ये एक प्रेशर नहीं रखना चाहिए। जी what works is what works, do what works। जी, जरूर मैम, थैंक्स फॉर दिस इम्पोर्टेंट मंत्रा।
और इसके साथ साथ मैं जरूर जानना चाहूंगी कि अपने आप को डी स्ट्रेस कैसे करती हैं आप? क्या आपके इसके अलावा और कोई शौक है, हॉबीज हैं जिन्हें आप परस्यू करती हैं जो आपको खुशी देती हैं? ओह, मुझे बहुत सारे हॉबीज है, मेरे बहुत सारे हॉबीज है। मैं क्रोशा करती हूँ, क्रोशे जिसको क्या मीन, मैं क्रोशे करती हूँ। मैं आजकल स्विमिंग पूल खुल गए हैं तो मैं स्विमिंग पूल में रनिंग करती हूँ। जो लोगों ने सुनी है तो बहुत हंसते हैं मुझ पे कि कैसे भाग सकती हो, लेकिन मैं भागती हूँ क्योंकि वो बहुत ही कामिंग होता है। और कुछ नहीं तो मैं शांति से बैठी रहती हूँ। ओके। सुबह मैं 4 बजे अगर जागती हूँ तो मैं उठ के बैठ जाऊंगी शांति से, किसी से बात नहीं करना। 4 बजे कोई जागा नहीं रहता घर पे, तो आई कैन सिट कामली पीसफुली, एंड जस्ट थिंक अबाउट द थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी। और मैम बिल्कुल मैं आपके पीछे एक गिटार भी देख पा रही हूँ इस वक्त, तो क्या ये भी आपका ही है? नहीं नहीं, ये मेरे बच्चों का है। आई एम टोल्ड मुझे गाना गाने बोलोगे तो मैं एक गाने का ट्यून दूसरे गाने पे गाना शुरू कर दूंगी, लेकिन नर्सरी राइम्स मुझे बहुत अच्छी आती है। जी बिल्कुल। जी मैम, तो इसके साथ ही मैम मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, जैसे हम बाहर निकलते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं, तो कई बार ऐसी कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें खटकती हैं, जो हमें चुभती हैं, और हम चाहते हैं कि अब ये बदलाव आना चाहिए। कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो आप चाहती हैं कि अब ये आने चाहिए? सबसे बड़ा irksome चीज जो मुझे मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट करता है इस थूकना। रास्ते पे थूकते रहते हैं। तो जब हम हमारे पुराने यहाँ रहते थे तो वहां पर ऑटो रिक्शाज बहुत सारी लाइन होती थी आउटसाइड द बिल्डिंग, और वो गाड़ी धोते धोते अपनी ऑटो धोते धोते थूकते थे, बहुत सारा थूकते थे। तो मेरे बच्चों ने और मैंने शुरू किया उनको बोलना, तब तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, 3 और 5 साल के थे, तो उन्होंने शुरू किया बोलना कि स्पिटिंग इज बैड, स्पिटिंग इज बैड। ओके। उसके बाद वो लाइन से जितने ऑटोज थे उन्होंने हमको बैन कर दिया, हमको लेते ही नहीं थे क्योंकि उनको थूकना नॉर्मल लगता है। जी मैंने उनको पानदानी भी दी कि आप इसमें थूको, वो भरेगा तो साफ कौन करेगा? अरे तुम्हारी थूक है, तुम साफ हाँ करो। ओके, जी नहीं, दे डोंट वांट टू डू दैट। जी तो मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि कैसे इन्फेक्शियस डिजीज फैलती हैं थूकने से, ये वो सब। कुछ नहीं सुना, हमको 3-4 महीने तक बैन करके रखा हुआ था। फिर मेरे हस्बैंड ने एक बहुत अच्छी बात बोली, धरती हमारी माँ है, क्या आप अपने माँ पे थूकोगे? जी बिल्कुल। So when he said that, okay, हम्म। it changed the perspective. उन लोगों ने दूसरे नजरिए से देखना शुरू किया और फिर वो बैन हमारी फैमिली से लिफ्ट हो गए। But yes, this is one topic which is very very irritating to me. जहां देखो वहां सब थूकते रहते हैं, जी which is not healthy. जी बिल्कुल। और अब ये कोविड का जो समय था, इसमें तो हम सबने ये सीखा ही है कि हाउ स्पिटिंग कैन लीड टू अनदर इन्फेक्शन। तो ये सब हम कहीं ना कहीं कोई मुसीबत आती है तो वो हमें सिखा के भी बहुत कुछ जाती है, जो हम शायद अपनी नॉर्मल परिस्थितियों में सीखने से इनकार कर देते हैं। जी मैम, इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि आप हमारी जो भी बच्चियां या महिलाएं इस शो को देख रही हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? एक ही चीज कहना चाहूंगी उनको कि जिंदगी जो है ना वो एक ही बार मिलती है हमको। नेक्स्ट लाइफ आएगी नहीं आएगी मुझे पता नहीं है, ओके। लेकिन ये जो एक जिंदगी है उसका मैक्सिमम जियो। जियो मतलब मस्ती नहीं करो, चीटिंग मस्ती ये मत करो, लेकिन अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि जब आप दूसरों से कंपेयर करने से ज्यादा खुद से कंपेयर करो कि कल मैंने जो किया उससे ज्यादा और अच्छा आज मैं क्या कर रही हूँ। ओके। ये एक चीज, एंड लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। कोई भी चीज, वेदर इट इज अ झगड़ा और समझौता, सब चीजों में हम सीखते ही जाते हैं। जी तो कीप लर्निंग एंड लर्न टू बी रियलिस्टिक एंड हैप्पी। हर चीज में नेगेटिव कंप्लेन करना या नेगेटिविटी देखना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से व्हाट इज द बेटर ऑप्शन ये देखना। हम सब थकते जी हैं, अगर आप थकते हो तो आराम करो,
आराम करके फिर से फ्रेश होके आगे बढ़ो। दैट्स अबाउट। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने का। और चलते चलते मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपको हमारे इस प्रोग्राम भारत की बेटी के साथ जुड़कर कैसा लगा। इनफैक्ट मैं काफी टाइम से, आपने मुझे ये रिक्वेस्ट भेजा था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था टू फिट यू इन। तो जब परसों मुझे फोन आया, आई सेड डेफिनेटली लेट्स डू इट क्विक, नहीं तो फिर मैं बिजी हो जाऊंगी एंड इट वोंट हैपन। या तो आई जी एम वेरी हैप्पी एंड मुझे एक ऐसा लगता है कि यू गाइज आर रीचिंग आउट टू द ग्रास रूट्स। आप लोग रूरल एरियाज में रीच आउट कर रहे हो और वहां पर भी इतने सारे बच्चे बच्चियां होंगी, लेडीज होंगी जिनके आंखों में तारे हैं कि वो भी कुछ कर दिखाएंगे। ओके एंड मैं हमेशा ये सोचती हूँ आपको विश्वास है तो आप 100% कर दोगे। आई एम थैंक वेरी यू वेरी सो मच हैप्पी टू मैम। एसोसिएट द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी भी प्रेरणा बनने के लिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you and happy times.